आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। तो कक्षा 9 का जो गणित चल रहा है उसमें जो प्रथम प्रश्नावली चल रही है आपकी संख्या पद्धति, उसका द्वितीय वीडियो लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस पूरी प्रश्नावली के लिए। क्योंकि देखिए, जो भी बच्चा कक्षा 8 से 9 में आता है तो उसके दिमाग में ये शंकाएं जीवन पर्यंत रह जाती हैं कि परमेय और अपरमेय संख्याएं जान तो जाता है परिभाषा के रूप में, पर वो पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो पाता है कि वास्तव में कौन सी संख्या परमेय कौन सी अपरमेय। उसके डाउट्स बने रहते हैं क्योंकि जो परिभाषाएं पुस्तक में दी गई हैं, जो उदाहरण पुस्तक में दिए गए हैं, वो पर्याप्त नहीं है और ना इतनी अच्छी तरह से इनमें स्पष्ट किया है। तो आज मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके दिमाग से परमेय और अपरमेय का जो भूत है वो पूरी तरह से निकल जाए और आप ढंग से इनको एक्सप्लेन कर पाए, इनको ढंग से समझ पाए कि वास्तव में परमेय और अपरमेय संख्या क्या है। पर इसके लिए शर्त वही रहेगी, आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं कि भाई एक फरमाइश बहुत ज्यादा आई थी अंग्रेजी वालों की कि सर इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो देखिए, मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा कि डुअल लैंग्वेज रहे, अर्थात इंग्लिश और हिंदी। तो देखिए, जब मैं कभी इंग्लिश में लिखूं या लिखी हुई चीज आप पढ़ें तो हिंदी वाले मतलब ये उत्तेजित ना हो रहे सर इंग्लिश क्यों, और जब मैं हिंदी बोलूं तो इंग्लिश वाले, क्योंकि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि दोनों के समझ में आ जाए। वैसे भी आप जानते हैं यार, गणित विषय में क्या अंग्रेजी क्या हिंदी सब कुछ समान रहता है। कुछ विशेष टर्म होती हैं वो आनी चाहिए, बाकी के आप बहुत होशियार हैं, आप अपने लिख सकते हैं। जिस मीडियम में आप पढ़ रहे हैं उसमें आराम से लिख लेते हैं, तो आशा है आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, जैसे आप स्क्रीन पर पहली बार देख रहे हो, सर ये तो इंग्लिश लिखा हुआ है। अरे यार, वही चीज लिखी हुई है जो मैं पहले वीडियो में पढ़ा दी है, तो आपके कोई शंका नहीं रहेगी। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के अंतर्गत हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, विश्वास करें, पूरा वीडियो देखें और तब बताना कि क्या अब भी कोई शंका है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इतना भाषण लंबा क्यों? क्योंकि मुझे 2-3 कॉल आए थे। एक तो हमारे साथी टीचर रहे हैं, उन्होंने ही कहा था सर इसमें कई शंका है, क्योंकि किताब में जो उदाहरण दिया गया है जैसे √8 है वो नहीं दिया गया है। तो मैं तो क्या वो परमेय है या अपरमेय है? तो मैं पूरी तरह से आज इनको बताने का प्रयास करूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज ए रेशनल नंबर, परमेय संख्या क्या है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, अर्थात अंश और हर के रूप में, भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकें। शर्त यह है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात P का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब अंश, उस भिन्न का अंश धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन जो Q अर्थात जो हर है, ठीक है, वो 0 नहीं हो सकता। तो देखिए, इंग्लिश में पढ़िए, बहुत आनंद आएगा आप हिंदी वालों के लिए भी। रेशनल नंबर आर नंबर्स which can be expressed as a fraction and also as positive numbers, negative numbers and 0। वही बात कही है ना मैंने भाई, it can be written as P/Q, ठीक है, in the form of P/Q where Q is not equal to 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, समझ लीजिए आप कि the word rational is derived from the ratio, ठीक है। वर्ड जो मुख्य है रेशनल, किससे, जो रेशनल शब्द है, परमेय शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? रेशो। रेशो माने अनुपात, विच एक्चुअली मीन्स ए कंपैरिजन टू और मोर वैल्यूज और इंटीजर नंबर्स एंड इज नोन एज ए फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न के रूप में, जिसको हम जानते हैं। अनुपात को हम किसके रूप में जानते हैं? भिन्न के। जैसे 1/2 है तो ये भिन्न है, क्योंकि इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स इट इज द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स। तो सादा भाषा में आप क्या जान सकते हैं कि जो परमेय संख्या होती है वो क्या होती है भाई? 2 पूर्णांकों का अनुपात। आप जो कहेंगे सर ये पूर्णांक, अरे पूर्णांक कुछ भी नहीं है भाई। देखिए, जो प्राकृत संख्याएं, नेचुरल जो नंबर है, प्राकृत जो संख्याएं, वो क्या होती हैं? 1 2 3 4। अगर इनके साथ 0 और शामिल कर दिया जाए तो उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं।
अब चूंकि इनमें ऋणात्मक संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए जब ऋणात्मक मैं ऋण 3 बोलूं तो वो ना तो प्राकृत संख्या है और ना वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो जब भी मैं इंटीजर शब्द बोलूं या पूर्णांक बोलूं इसका मतलब वो कोई अलग संख्या नहीं है, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें धनात्मक भी संख्या शामिल है, ऋणात्मक भी शामिल है, जीरो भी शामिल है, सब शामिल है। ठीक है, तो वो क्या होता है पूर्णांक। ठीक है, तो वास्तव में परमेय क्या होती है, दो पूर्णांकों का अनुपात होती है, जिसमें पहले पूर्णांक को अंश के रूप में लिखा जाता है, जिसे मैं यहाँ p से व्यक्त कर रहा हूं, और हर को q से व्यक्त किया जाता है। शर्त ये कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p कैसा हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या हो सकती है, भाई प्राकृत संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है। ध्यान रखना, पूर्णांक में प्राकृत और पूर्णांक दोनों ही समाहित हैं, या जीरो भी हो सकती है, मतलब अंश के रूप में धनात्मक कोई भी संख्या हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है। तो क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे यहाँ 3/2 दिया हुआ है, 3/2 उदाहरण है भाई, 1/2, 5/3, ठीक है, 9/10, कुछ भी आप लिख दीजिए, पर शर्त है पी और क्यू कैसे होनी चाहिए, सहभाज्य, मतलब उनको एक के अलावा उनमें गुणनखंड कोई उनका होना नहीं चाहिए। इसी तरह में 0/1, ये भी क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, 0/1 होगा। आप कहेंगे सर 2, अरे 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तो आप देखिए मैंने ये 2 और 5 कैसे हैं, प्राकृत संख्याएं। 0 कैसी है भाई, पूर्णांक और पूर्ण संख्या दोनों हैं। इसी तरह आप कहेंगे -5, बिल्कुल -5/3। ठीक है, ये भी संख्या हो सकती है -3/-5, क्योंकि वो फिर 3/5 हो जाएगा, ये भी परमेय संख्या है। ऐसी भी हो सकती है -1/2। ठीक है, तो ये सभी क्या है, परमेय संख्या हैं। इनमें वो संख्याएं भी शामिल हैं अंडर रूट वाली, जो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, जैसे √4। अब √4 का मतलब क्या होता है, +-2, अर्थात +2 भी हो सकता है और -2। देखो +2 है तो +2/1 लिख देंगे, -2 है तो -2/1। इसका मतलब √4 भी क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि √4 का मान क्या होगा, +-2, तो +2/1 लिख सकते हैं या -2/1 लिख सकते हैं। इसी तरह मैं कहूंगा आपसे √36, ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान क्या होता है, +-6। इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 6/1, या क्या लिख सकते हैं, -6/1। तो ये सभी क्या है, परमेय संख्याएं। तो अंडर रूट वाली संख्याएं भी परमेय संख्याएं हो सकती हैं यदि वे पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब परिभाषा किसकी जान लेते हैं, अपरमेय संख्याओं की है। व्हाट इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए, द नंबर विच आर नॉट नेशनल नंबर्स, जो परमेय संख्या नहीं है वो अपरमेय संख्या। देखिए, परमेय का अपरमेय बना दिया है, अर्थात ऐसी संख्याएं जो परमेय नहीं है, अर्थात जिन्हें अनुपात के रूप में व्यक्त ना किया जा सके। ठीक है, लेट अस एलुबरेट। इरेशनल नंबर्स कुड बी रिटन इन डेसिमल्स, इनको दशमलव में तो लिखा जा सकता है अपरमेय संख्याओं को, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, 1/2, 1/3 ऐसे नहीं लिख सकते। विच मीन्स दे कैन नॉट बी रिटन एज द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, अर्थात इनको दो पूर्णांकों के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता अपरमेय संख्याओं को। ध्यान आया ना, तो ऐसी संख्याएं जो परमेय नहीं है अपरमेय संख्या कहलाती, अर्थात इन संख्याओं को फ्रैक्शन के रूप में, अर्थात दो पूर्णांकों के अनुपात में, या यूं कहें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, अब इसका उदाहरण इन्होंने क्या दिया है, √8 जैसे भाई, √2, √3, √5, √6, √8, √10, √11, √13, √15, √14, ठीक है, √16 लिख सकेंगे, नहीं लिख सकते, क्योंकि √16 का मान क्या हो जाएगा, +-4। ठीक है, तो ये गलती मत करना। ठीक है, तो √17 ये सभी क्या है,
अपरमेय संख्याएं, पाई भी अपरमेय संख्या है। आप यूं मत कहना सर पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 अगर मैं कहूं तो 22/7 परमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरमेय। क्यों? क्योंकि जो ये 22/7 है पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, ये इसका लगभग मान है। आई समझ में? तो मैं आगे का विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि कंप्यूटरों से भी अरबों खरबों दशमलव के बाद अरबों खरबों तक दशमलव के इतने अंक बाद कंप्यूटरों से, सुपर कंप्यूटर से पाई का मान निकालने का प्रयास किया गया था। कई हार्ड डिस्क, ना हार्ड डिस्क का मतलब समझ रहे हैं, हजारों जीबी के मेमोरी कार्ड भर गए, लेकिन कोई भी पाई का मान एग्जैक्ट नहीं निकाल पाया। और आगे हम जानेंगे कि ऐसी भिन्न संख्याएं जिनका एग्जैक्ट मान आप पता ना लगा सकें, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्या कहलाती हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आज आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। आपके जो दिमाग की भूख है ना, वो आज मैं शांत कर दूंगा। तो एक बात ध्यान रख लें भाई, कि अब आप कहेंगे सर हमारी किताब में तो सीधे सीधे 8 के बाद 11 और 13 दिया गया है, √8 और √10 नहीं दिया गया है। भाई उन्होंने अब कितना लिखे वो, ठीक है, वो नहीं लिख पाए, पर √8 वास्तव में क्या है? अपरमेय संख्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल में निकालूं तो एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकता, ठीक है। जिनके पूरे पूरे वर्गमूल निकल आते हैं वो तो √, की संख्या क्या होती है? परमेय। और जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, दशमलव के बाद अंक चलते चले जाएं और रिपीट ना हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, ठीक है, तो ये स्थिति है भाई, वो अपरमेय कहलाते हैं। अभी आप ये मत सोचना सर अभी तो ज्यादा समझ में नहीं आया, अभी मैंने बात खत्म कहां की है। तो जान लीजिए डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर, अर्थात परमेय और अपरमेय संख्याओं में क्या अंतर है। आप ध्यान से पढ़ना। रेशनल नंबर ये परमेय है भाई, ये परमेय संख्या, और ये अपरमेय संख्या। तो देखिए, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द रेशो, परमेय संख्या को अनुपात में व्यक्त करते हैं, वेयर बोथ नंबर्स एंड डिनोमिनेटर्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों ही कैसे हैं? पूर्ण संख्या हो सकती हैं या पूर्णांक। होल नंबर्स की बजाय आप इंटीजर्स लिख सकते हैं, अर्थात इसमें दोनों अंश और हर कैसे हो सकते हैं भाई? कैसे हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं, पर ध्यान रहे क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। और अपरमेय में देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस इरेशनल नंबर्स एज फ्रैक्शंस और इन द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, अर्थात अपरमेय संख्याओं को 2 पूर्णांकों के अनुपात में व्यक्त करना, अर्थात P/Q के रूप में व्यक्त करना संभव नहीं है, ठीक। अब दूसरा क्या है? इट इंक्लूड्स परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परमेय संख्याओं में जो पूर्ण वर्ग संख्याएं उनका √, भी शामिल है। जैसे मैंने अभी बताया ना, √4, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 हो जाता है, इसलिए 2/1 लिख सकते हैं। √9, √16, √36, √25, √49, √64, ये सभी डॉट 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 ऐसे √100, ये सभी क्या है? परमेय संख्याएं। अब अपरमेय में आ जाइए। इट इंक्लूड्स शट्स, अर्थात इसमें क्या है? घातांकें होती हैं। शट्स माने घातांक, ठीक है भाई, इसमें घातांक होते हैं। जैसे √2 का मतलब जानते हैं आप? सॉरी, √2 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 1/2, और यहां मैं यूं लिख दूं 3 और 2, इसका मतलब क्या होता है? 2 की घात 1/3। तो देखिए √2, √4, √6, √8, ठीक है, ये सब क्या है? अपरमेय संख्या है। अब क्यों है, मैं अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। √8 अपरमेय क्यों, मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि जो पहली बार, देखिए मैं बता देता हूं किताब में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जब पहली बार अपरमेय संख्याओं की खोज की गई थी, उन्होंने कहा था कि जो प्राइम नंबर है उनका स्क्वायर रूट क्या होता है? अपरमेय होता है। क्यों? क्योंकि इनको हम फुल्ली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इनका निश्चित मान हम नहीं निकाल सकते। अभी ध्यान, थोड़ा सा सब्र रखिए, धैर्य रखिए, अभी मैं बहुत कुछ बताऊंगा इनके बारे में। अब देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर रेशनल नंबर्स एक्सक्यूट्स फाइनाइट और रीअकरिंग डेसिमल्स, अर्थात यदि
हम परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखें तो क्या होगा भाई, उनसे हम पता लगा सकते हैं। कैसे? जैसे 1/2 है, 1/2 का जो हम 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। अगर मैं कहूं 3/5 तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 0.6, या 1/3 में भाग दूं तो क्या आ जाएगा 0.33333 डॉट डॉट डॉट। तो क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद या तो कुछ अंकों बाद और जो शेष फल है वो 0 बच जाता है और पूरा पूरा भाग जाके जैसे 0.5, 0.6 या 0.33 या पुनरावृत्ति हो रही है उसी अंक की। ठीक है, एक अंक की पुनरावृत्ति है वो, इसको भी आप मैं बहुत विस्तार से बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखें। तो ये तो सब क्या कहलाएंगी भाई, परमेय संख्याएं, जिनमें दशमलव के बाद या तो निश्चित अंक होते हैं या कुछ विशेष अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ध्यान रखना। तो ऐसी दशमलव भिन्न जो दशमलव के बाद उसमें निश्चित अंक हो, 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, तो वो तो क्या कहलाएंगी परमेय संख्या। या अगर अनंत तक जा रहे हैं और शेषफल 0 नहीं हो रहा है तो निश्चित अंक पुनरावृत्त हो रहे हो, उनकी आवृत्ति हो रही हो, रिपीट हो रहे हो, जैसे यहां 3 बार बार रिपीट हो रहा है और ये चलता चला जाएगा। ठीक है, अभी इनके ढेरों उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो सब क्या है, परमेय संख्याओं के उदाहरण है। अब आ जाइए अपरमेय संख्याओं में। हियर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग डेसिमल्स आर एक्सिक्यूटेड। अगर दशमलव प्रसार किया जाए, ठीक है, जैसे अब जैसे इसमें उदाहरण देखें, जैसे √2 है, ठीक है, √2 के मान कितने तक आप निकालते जाएं, 1 दशमलव मतलब 2 का वर्गमूल निकालें हम तो 1.14, फिर ये चलता चला जाएगा इसी तरह। ऐसे 3 का वर्गमूल निकाले तब भी 1.731 निकलता चला जाएगा। मैं आपको आगे निकाल के बताऊंगा फिर। ठीक है, इसी तरह पाई का मान है, ये भी अनंत तक चलता जाएगा। पाई का मान भी हम नहीं निकाल सकते पूरा पूरा ना, 3.14 डॉट 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 हजारों स्थान तक चलते चले जाएंगे। ना तो अंक रिपीट होंगे, ना ये कभी शेषफल 0 के रूप में प्राप्त होंगे। अतः ये सब क्या है, क्या है भाई, अपरमेय संख्या है। तो याद आ गई भाई कैसे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात 2 पूर्णांकों के अनुपात में लिख सकें, परमेय संख्याएं, और जिन्हें P/Q के रूप में या 2 पूर्णांकों के अनुपात में ना लिख सकें, अपरमेय संख्याएं। अगर दशमलव प्रसार की बात करें कि यदि दशमलव का प्रसार करें अर्थात अंश में हर का भाग दें और दशमलव के बाद निश्चित अंकों के बाद शेषफल 0 आ जाए, अर्थात किसी अंक के बाद मतलब 2 अंक बाद 3 अंक बाद क्या आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तब तो वो परमेय संख्या है, प्रसार करें। और नहीं आए तो वो अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो जिनके प्रसार में ना तो शब्द रिपीट हो, अंक रिपीट हो, सॉरी, जिनके प्रसार में ना तो अंक रिपीट हो और ना वो शांत हो, तो वो क्या कहलाएंगी, अपरमेय। और जो शांत हो जाएं या किसी एक निश्चित अंक का रिपीटेशन होता है, आवृत्ति होती है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो वो क्या कहलाता है, परमेय कहलाता है। तो अब बात आई समझ में। अब अपरमेय संख्याओं के और उदाहरण अब आपकी स्क्रीन पर और देख लीजिए। देखिए, हियर इज द टेबल इलस्ट्रेट द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द इर्रेशनल नंबर्स। अपरमेय संख्याओं की कुछ मैंने सूची लिख रखी है। जैसे पाई का मान देखिए, जैसे 3.14159265, तो ना तो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ना ये शांत हो रहे हैं। शांत का मतलब कितना भी आप मान निकालते चले जाएं, कभी भी शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो रहा है। जब शेषफल 0 प्राप्त ना हो और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो अपरमेय संख्या। अब तो मजा सा आया है ना, तो थम्स अप कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए इसी बात पर। ई, अब आपकी ये क्या है, आइलर। ये आगे की जब कक्षाएं पढ़ेंगे, बीएससी आप जब करोगे, फिजिक्स जब पढ़ोगे, तब आएगा ई का मान, है ना, लॉग उसमें भी आ जाता है, गणित में भी आता है। तो ये आइलर अनुपात कहलाता है, ई। ठीक है, इसका मान 2 ई का मान वैसे बहुत महत्वपूर्ण है। जो कंपटीशन की परीक्षाएं दे रहे हैं बीएससी करके, उनके लिए याद होना चाहिए ई का मान क्या होता है, 2.7182818, अर्थात ना तो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ना ये शांत हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, अपरमेय इर्रेशनल नंबर है, अपरमेय संख्या है। इसी तरह √2
ठीक है, 2 का वर्गमूल देखिए 1.4142135562, अभी तो पता नहीं कितनी जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है अपर में 3 का वर्गमूल भी देखिए 1.73205080, चलता जाएगा। इसी तरह √5 का मान भी 2.23606797 चलता जाएगा। इसलिए क्या है सभी अपर में संख्याएं। √7 का भी देखिए इसी तरह मामला है, √11 का, √13 का। अब आप कहेंगे सर √8 तो नहीं है, अभी बताऊंगा, आप धैर्य रखें यार, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये सब क्या है प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल, जितनी भी अभाज्य संख्याएं उन सबके वर्गमूल कैसे होते हैं, अपर में होते हैं। ठीक, अब देखिए यहां -√3/2 है, तो देखिए √3 का जो मान है वो क्या है, आप देख ही रहे हैं √3 का मान क्या है, माइनस का चिन्ह लगा देता हूं, और √3 का मान क्या है 1.73205080 डॉट डॉट चला जाएगा, और इसमें भाग किसका दे रहे हैं, 2 का भाग दे रहे हैं, तो 2 का भाग देने पर ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक अपरमेय संख्या में एक परमेय संख्या, 2 क्या है परमेय संख्या का भाग दें तो अपरमेय संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो याद रखना एक अपरमेय संख्या में एक परमेय संख्या का भाग दूं तो अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी, याद रहेगी। चलिए, इसी तरह 47 का घनमूल है, ये 47 का घनमूल है अर्थात घात 1/3 है, तो ये प्राप्त हो रहा है ना, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अनंत तक चल रहा है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है अपरमेय। तो ये सब क्या है अपरमेय संख्याओं की एक लिस्ट है, टेबल मैंने बना दी है, इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे जरूर, मुझे पता है। ठीक है, अब आपकी किताब में नहीं है, फिर भी देखिए मेरा पूरा प्रयास आपको ढंग से पढ़ाना है, चाहे आपकी किताब में वो चीज हो या ना हो, क्योंकि आप जानते हैं परसेंटेज का आज के जमाने में महत्व नहीं है, कंपटीशन का युग है, इसमें जिसकी जितनी नॉलेज है वो उतना ही आगे बढ़ेगा। तो आप ये मत सोचना कि यार सर हमें तो कक्षा 9 का सिलेबस करा दो, अरे सिलेबस का क्या करोगे, आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, और मैं वही प्रयास करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे किताब की तुलना में 2 गुना 3 गुना या 4 गुना ही क्यों ना पढ़ाना पड़े, तो आप इसके लिए तैयार रहें, अन्यथा भाई आपकी क्लास में जो आपके गुरुजी पढ़ाए तब पढ़ लेना भाई। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, अर्थात मैं यहां क्या बताने जा रहा हूं, परमेय और अपरमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो हिंदी वालों को कोई समस्या हो रही है, नहीं हो रही, मैं बोल तो हिंदी ही रहा हूं यार, 1-2 अक्षर इंग्लिश लिखने से कौन सा इंग्लिश मीडियम हो जाता है, इंग्लिश मीडियम वाले ना घबराएं, क्योंकि मैं लिख तो इंग्लिश ही रहा हूं यार। ठीक है, आप दोनों संतुष्ट होने चाहिए। हियर आर सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, अर्थात यहां कुछ विशेषताएं बताई गई हैं परमेय और अपरमेय संख्याओं की, जो किस पर आधारित हैं, योग पर। एडिशन माने योग, 9th में पढ़ने पर अंग्रेजी तो आनी चाहिए यार, इतना तो बिना अंग्रेजी के काम चलता भी नहीं है। योग पर आधारित है, मल्टीप्लिकेशन गुणन पर आधारित है, परफॉर्म ऑन द रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, जो परमेय और अपरमेय संख्याओं पर की गई हैं। तो देखिए द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो रेशनल, उन्होंने क्या बताई, वही 2 परमेय संख्याओं का योग भी परमेय होता है। ठीक है, 2 परमेय संख्याओं का योग, संख्याओं का योग भी क्या होता है, परमेय संख्या होता है, परमेय संख्या होता है। ठीक है, 2 परमेय संख्याओं का योग भी क्या होता है, एक परमेय संख्या होती है। तो देखिए जैसे 1/2 और 1/3 को जोड़ा तो 6 लघुत्तम आ जाएगा ना भाई, यहाँ 6 लघुत्तम आ जाएगा, तो यहाँ तो 3, यहाँ +2 तो क्या आ जाएगा 5/6, और 5/6 भी क्या है परमेय संख्या है। आप देख रहे हैं ना, 1/2 परमेय संख्या, 1/3 भी परमेय संख्या, इनको जोड़ा तो 5/6 प्राप्त हुआ, ये भी परमेय संख्या। आई ना बात समझ में। दूसरा देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल, अर्थात 2 परमेय संख्याओं का गुणन भी परमेय संख्या होती है। 2 परमेय संख्याओं का गुणन भी एक परमेय संख्या होती है। ठीक है,
जैसे 1/2 और 1/3 का गुणा किया तो 1/6 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 1/2 गुणा 1/3, तो ऊपर ऊपर गुणा किया 1 2 3 6। तो देखिए 1/2 और 1/3 दोनों ही परमेय हैं और इनका गुणा किया तो 1/6 परमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो दो परमेय संख्याओं का गुणन भी एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। आया ना समझ में? ठीक, ध्यान से समझना सर, अभी बहुत कुछ है। The sum of two irrational number is not always irrational। दो अपरमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरमेय हो, ये सही नहीं है। ठीक है भाई, क्या क्या? दो संख्याओं का योग हमेशा अपरमेय हो, है ना, यह संभव नहीं। जैसे यहां दो उदाहरण लिए भाई, जैसे पहला उदाहरण लिया है √2 और √2, इनका योग करें तो देखिए √2 प्लस √2 जोड़ें तो 2 √2, ये भी क्या है? अपरमेय। ध्यान रखना भाई, एक परमेय, दो तो क्या है? परमेय संख्या है, √2 क्या है? अपरमेय संख्या है। तो एक परमेय और एक अपरमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरमेय। तो ये तो अपरमेय हुआ, ठीक है। लेकिन इनका जोड़ें, अगर एक, सुनो अब मैं एक उदाहरण दूसरा क्या लिया है, पहला अपरमेय, पहली अपरमेय कौन सी ली है भाई? इन्होंने हमेशा, देखो ज्यादातर होता है हमेशा अपरमेय हो, ये कोई जरूरी नहीं है। पहली अपरमेय संख्या क्या ली इन्होंने? 2 + 2 √5, ठीक है। और दूसरी अपरमेय क्या ली है? दूसरी अपरमेय क्या ली है भाई इन्होंने? -2 √5। अब इनको जोड़ा भाई, जोड़ा फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों का जोड़ा हमने, तो देखिए 2 + √5, 2 √5, और इसको जोड़ा तो -2 √5, इससे ये कट गया। क्या प्राप्त हुई? 2, और 2 क्या है? परमेय। तो देखिए ध्यान रखना, दो अपरमेय संख्याओं का योग अपरमेय भी प्राप्त हो सकता है, जैसे यहां प्राप्त हुआ √2 और √2 को जोड़ा तो 2 √2, √2 भी अपरमेय है, √2 अपरमेय है, जोड़ने पर 2 √2 प्राप्त हुआ, ये भी क्या है? अपरमेय, ठीक है। और दूसरे उदाहरण में हमने देखा ये अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, और इन दोनों को जोड़ा तो 2 प्राप्त हो रहा है, जो क्या है? परमेय। तो ध्यान रखना भाई बंधु कि दो अपरमेय संख्याओं का योग एक परमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और अपरमेय भी प्राप्त हो सकती है। तो बात आई ना समझ में? अब मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको लिख लेना भाई। अरे भाई मिटा देता हूं, चलिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। वही बात यहां है कि गुणनफल में भी ऐसा हो सकता है कि दो अपरमेय संख्याओं का गुणन एक परमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है, और दो अपरमेय संख्याओं का गुणन एक परमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। जैसे यहां उन्होंने उदाहरण क्या लिया है? पहला उदाहरण देखिए, √2 अपरमेय संख्या है, √3 अपरमेय संख्या है, गुणा किया तो √6 प्राप्त हुआ, ये भी क्या है? एक अपरमेय है। तो यहां तो क्या हो रहा है भाई पहले उदाहरण में कि दो अपरमेय संख्याओं का गुणन भी एक अपरमेय संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक। लेकिन दूसरे उदाहरण में देखिए, √2 अपरमेय, √2 अपरमेय, और इनका गुणा किया तो √4 प्राप्त हुआ, और √4 का मान आप जानते हैं 2 का मतलब ये परमेय। तो सीधी सी बात है, क्या याद रखना है कि दो अपरमेय संख्याओं का योग और गुणा परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है, दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। वो उन पर निर्भर करेगा कि दोनों अपरमेय संख्या कौन कौन सी है। याद रहेगी ना बात? ध्यान से मनन कर लेना इसको, इतनी आसान भी नहीं है। हमारा दिमाग
हर चीज को नहीं पचा पाता। ठीक, चलिए अभी तक आपने क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कैमरा हिल गया यार पैर से चलो कोई बात नहीं। पिक आउट द इर्रेशनल नंबर्स। अब आपको क्या छांटना है, जो ये उदाहरण दिए गए हैं उनमें से अपरिमेय संख्या को चुनना है। अपरिमेय संख्या को चुनना है। अपरिमेय संख्या को चुनिए। तो देखिए 2, तो 2 को तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2/1। तो भैया ये तो परमेय है, रेशनल है। ये तो क्या है, रेशनल है। √16, भाई खूब उदाहरण आपको बता दिया। √16 का मतलब क्या होता है, 4 होता है प्लस माइनस 4, प्लस 4 ले तो इसको 4/1 लिख सकता हूं, तब भी परमेय है। और इसको अगर मैं -4/1 लिखूं, क्योंकि √16 का जो मान है वो प्लस माइनस 4 आएगा, प्लस का 4 भी हो सकता है, माइनस का 4 भी हो सकता है। तो -4/1 भी क्या है, परमेय है। तो दोनों ही स्थितियों में ये परमेय होगा। ठीक है भाई, तो ये तो भी नहीं, ये तो नहीं है क्योंकि हमें तो अपरमेय को चुनना है। -3/7 ये तो परमेय है भाई। √5 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है और उसका भी वर्गमूल है। ध्यान रखना, कोई अभाज्य संख्या हो और उसका अंडर रूट हो 100% क्या होगा, वो अपरमेय संख्या होगी। तो ये ही है अपरमेय। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 0.95 भी तो हो सकता है। अरे कैसे, दशमलव के बाद 2 अंक 9 और 5 और फिर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्रसार शांत हो गया, आगे संख्या नहीं है। अगर ये डॉट 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 लाखों संख्याओं तक की चलती जाती तब तो क्या होता है, ये अपरमेय। लेकिन अब तो ये प्रसार शांत हो गया है भाई, ये यहीं समाप्त हो गया है, इसलिए 0.95। ठीक है, क्योंकि वैसे भी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.95 को क्या लिख सकता हूं, अगर दशमलव हटाऊं तो ये हट गए दशमलव, 100 तो 5 से काट दीजिए, 19/20 तो हो गई ना परमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए भाई, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। आपको नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, ध्यान रखना, उनको आपको परमेय और अपरमेय में वर्गीकृत करना है। दी गई संख्याओं को परमेय और अपरमेय में वर्गीकृत कीजिए। √12 इर्रेशनल है, अपरमेय क्यों है भाई, देखिए √12 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए √4 × 3, तो √4 को तो मैं बाहर निकाल लूंगा 2, तो इसको लिख सकता हूं 2√3। तो देखिए ये परमेय है और ये अपरमेय है। तो दो संख्या जिनमें एक परमेय हो एक अपरमेय हो, उनका गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरमेय। ठीक है, इसी कारण मैंने √8 की कहा था, क्योंकि एक टीचर भाई साहब ने मुझसे पूछा था कि √8 क्यों नहीं है। भाई √8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 × 2, तो 4 को तो फिर क्या हो जाएगा, 2√2। तो एक परमेय और एक अपरमेय का गुणनफल हमेशा एक क्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। तो √8 इज एन इर्रेशनल नंबर। √8 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, थम्स अप यार, लाइक कर दो वीडियो को, बहुत कम, पहला मात्र 500 और कुछ लोगों ने देखा। अब मैं क्या 500 लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इसमें मेरा स्वार्थ है नहीं। अब मेरी इज्जत रखने के लिए यार अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो भाई, क्योंकि मुझे वहम रहेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। अब पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, आपको झेलना तो है ही भाई। अच्छा, तो आप लोग ही बता सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, फिर भी मेरे लिए चलो इतना कर दीजिए यार। अब √16 का मान ±4 होता है, तो ये तो भैया परमेय होगा, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं।
चलिए टेस्ट चेंज करने के लिए कलर चेंज कर देता हूं। √5 भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या है और इसका वर्गमूल तो हमेशा क्या होता है, अपर में। तो अब तो हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के संतुष्ट हैं भाई। देखिए 0.9444, देखिए 0.9 के बाद 4 की पुनरावृत्ति हो रही है और दशमलव बस समाप्त हो गए 4 अंक बाद, ठीक है, अनंत तक चलते और ये पुनरावृत्ति 4 की बजाय 4, 3, 2 कुछ ऐसे अलग ऊटपटांग नंबर आते, तब तो ये अपरमेय हो जाता। अब तो क्या है, ये परमेय है, ठीक है, क्योंकि ये शांत रिकरिंग, ठीक है, हाँ मतलब शांत परमेय है, शांत दशमलव भिन्न है। 22/7, देखिए मैंने कहा था अगर मैं पाई को कहूं तो पाई तो क्या है, अपरमेय है, ध्यान रखना भाई, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना। और अगर मैं कहूं 22/7 तो ये परमेय है। अब आप बहुत से प्रश्न कर सकते हैं, सर पाई का मान ही तो हमने तो 22/7 पढ़ा है। अरे पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता भाई, ध्यान से समझना, ये इसका सन्निकट मान है, ये इसका लगभग मान है, ठीक है। तो पाई का मान तो आज तक कोई भी वैज्ञानिक कंप्यूटरों की सहायता से भी नहीं ज्ञात पाया। आप करके देख लीजिए, 22 में 7 का भाग आप 10 गुना दे लेना, आपकी चाहे कॉपियों पे कॉपी भर जाए, आप नहीं दे पाओगे। कंप्यूटर की सहायता से, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ट्राइलियंस अंकों तक भाग दिया कंप्यूटर की सहायता से। हार्ड मतलब ऐसा माना जाता है 3 हार्ड डिस्क, जो बहुत बड़ी हार्ड डिस्क थी, वो भर गई और 15 दिन तक लगातार भाग देने की प्रक्रिया की गई, पर पाई का मान पूरा नहीं निकाल पाया आज तक कोई वैज्ञानिक। आप अगर कर पाए तो आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सकता है, ठीक। तो भाई 22/7 तो परमेय है, सही बात है। अब देखिए 1.23123, देखिए यहां 231 231, अब 2 बार तो रिपीट हुआ है, पर यहां देखिए फिर 2 3 4 1 2, तो रिपीटेशन नहीं है, क्योंकि फिर रिपीटेशन बदल गया, इसलिए, और ये अनंत तक जा रहा है, इसलिए क्या होगा, अपरमेय। ध्यान रखना, अगर दशमलव के बाद अंक चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं और वो अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो, रिपीटेशन भी नहीं हो, रियकर भी नहीं हो, तो वो क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल अपरमेय संख्याएं। आप तो समझ में आ जानी चाहिए इतनी देर के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज रेशनल नंबर। क्या 144 का वर्गमूल एक परमेय संख्या है? बिल्कुल भाई, क्योंकि 144 का वर्गमूल क्या होगा, ±12, अर्थात इसको 12/1 या -12/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये दोनों ही स्थितियों में परमेय संख्या है। मैंने बताया ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा परमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अब भाई देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा है ना, कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का योग, मतलब दुनिया में जितनी भी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं। तो देखिए रट लेना इस बात को, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सभी परमेय प्लस अपरमेय, याद रहेगी ना, परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए रियल नंबर, जैसे ये वेन डायग्राम है जो कक्षा 11 में आप पढ़ेंगे, मैंने बस थोड़ा सा आपको अच्छा पढ़ाने की दृष्टि से बता दिया है कि जो आयत है वो तो पूर्णता को, मतलब पूर्ण तो क्या होता है, रियल नंबर। अब रियल नंबर के भाग हैं कौन कौन से, ये परमेय है भाई, ठीक है, और ये अपरमेय है। रियल नंबर के 2 ही भाग हुए ना भाई, वास्तविक संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, परमेय प्लस अपरमेय। तो वास्तविक संख्याओं के 2 भाग हुए, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या क्या शामिल है, सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या हैं, परमेय संख्या हैं।
जितनी भी पूर्ण संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी मैं शामिल कर लूं तो 0/1, 1/1, 2/1, ये सभी भी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। इसी तरह इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, जैसे -5/1, +9/1, -2/1, 0/1, 49 का मतलब 7/1 या -7/1, ये सब इंटीजर्स या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये भी सब क्या है भाई, इसी के भाग। देखिए पूरा व्रत है, पूरा व्रत तो किसको व्यक्त कर रहा है, परमेय संख्याओं को। तो उसी व्रत के भाग हैं छोटे छोटे, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। और इसके अलावा भाई 2/3, देखिए 2/3, देखिए 9.454545, देखिए ये शांत नहीं हो रही हैं, अनंत तक भाग, ये जो दशमलव के बाद अंक पर रिपीट हो रहे हैं, 4-5-4-5, मतलब निश्चित संख्या में अंक अगर रिपीट हो तो उनको क्या बोलते हैं, हम परमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखिए इर्रेशनल नंबर, पाई भी जैसे आपने पढ़ा इर्रेशनल नंबर है, √10 इर्रेशनल नंबर है, √2, √3, 1.244348 है ना, के बाद अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं और आगे चला जा रहा है, अनंत तक चला जा रहा है, इसलिए सभी क्या है भाई, इर्रेशनल, अपरमेय संख्याएं। अब तो बात थोड़ी थोड़ी हजम हो रही होगी, वीडियो को एक बार और देख लेना, पूरी तरह से हजम हो जाएगी भाई। अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा उसको देखिए मैंने हिंदी में लिख दिया है। परमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/a के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है ना, मतलब धनात्मक भी हो सकते हैं दोनों, p और q अंश और हर, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है, पर q जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि q को जीरो करने पर, जीरो जब हर के रूप में आ जाती है तो वो संख्या कहलाती है अनिर्धारित, ठीक है, इनडिटर्मिनेंट, अर्थात उस संख्या का मान निर्धारण नहीं किया जा सकता, ना तो वो परमेय होगी ना अपरमेय होगी। ध्यान रखना कभी भी हर के रूप में जीरो नहीं आना चाहिए किसी भी में, चाहे परमेय हो चाहे अपरमेय हो। उदाहरण ये लिखी दिए, अपरमेय संख्या जो परमेय नहीं है, ढेर सारे उदाहरण बताई दिए। वास्तविक संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है, मैंने अभी आपको बता ही दिया था। अर्थात प्रत्येक परमेय और अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या है, जितनी भी परमेय संख्याएं, जितनी भी अपरमेय संख्याएं, वे सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अब दो प्रकार की हो सकती हैं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं और ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है, क्योंकि परमेय और अपरमेय भी धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे भाई, अब जो ये प्रश्नावली 1.2 का मुख्य उद्देश्य था कि संख्या रेखा पर आप अपरमेय संख्याओं का निरूपण कैसे करेंगे। अब देखिए संख्या रेखा पर अपरमेय संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्या या तो परमेय संख्या या अपरमेय संख्या हो सकती है, जैसे मैंने अभी बताया, वास्तविक संख्या या तो परमेय संख्या होगी या अपरमेय संख्या होगी। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है, साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। मतलब संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु हम लें तो वो या तो परमेय संख्या को व्यक्त करेगा या अपरमेय संख्या को व्यक्त करेगा। यही कारण है कि संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा या रियल नंबर लाइन भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो संख्या रेखा है उसका प्रत्येक बिंदु या तो परमेय संख्या को व्यक्त करेगा या अपरमेय संख्या को। तो सीधी सी बात है, मैंने पहले जो वीडियो था उसमें आपको वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं उसके अंतर्गत केवल परमेय संख्याओं का निरूपण बता दिया था। तो अब हम बताएंगे कि अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे पहला प्रश्न ही मैं कहूं कि √2 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, तो मैं इसको बताऊं उससे पहले थोड़ा सा कक्षा 8 या कक्षा 7 की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, पता है ना आपको। चलिए मैं एक चित्र बनाया, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से आ गया भाई, चल आ भाई, अरे यार दूसरा क्यों आ रहा है, ये आ गया।
चलिए ये आ गया भाई। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर अब आप क्या देख रहे हैं, एक त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज ABC। ठीक है, मैं अपनी स्थिति सही कर लेता हूं भाई। ABC जिसमें आप देख रहे हैं कि आधार AB है, ये आधार है भाई। आधार AB कितना है, 1 इकाई है, मतलब 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, 1 मीटर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। इसी तरह जो लंब है, ये लंब है BC, क्योंकि ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये भी क्या है, 1 इकाई है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय कहें या बोधायन प्रमेय कहें, एक ही बात है भाई, क्योंकि भारतीय तो कहते हैं ये बोधायन ने खोजी थी, पाश्चात्य लोग कहते हैं कि ये पाइथागोरस की देन है। अब इस विवाद में मैं तो नहीं पढ़ रहा हूं, आप कुछ भी लिख लीजिए, तो पर ये पाइथागोरस के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। वैसे भारतीयों का जो वो है ना दावा, वो भी बहुत मजबूत है बोधायन साहब का, क्योंकि बहुत बड़े वो गणितज्ञ थे। तो उसने क्या कहा था कि जो कर्ण का वर्ग है, चलिए मैं भी कलर चेंज कर लेता हूं, कि जो कर्ण का वर्ग है हमेशा आपने पता ही है कि किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, पता ही है ना आपको। तो इस त्रिभुज से देखिए AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, आधार क्या है AB और लंब क्या है BC। अब आधार भी 1 है तो 1 का वर्ग, और लंब भी 1 है तो 1 का वर्ग। आप जानते हैं 1 का वर्ग 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 2। तो AC का जो मान होगा वो कितना होगा, 2 का वर्गमूल। तो इसका मतलब अगर किसी समकोण त्रिभुज में यदि मतलब आधार को 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर माना जाए, मतलब 1 इकाई कुछ भी कह सकते हैं, और लंब को भी 1 माना जाए, तो कर्ण क्या होगा, √2 होगा। इसी को हम, जैसे आपकी किताब में बताया गया है, अगर कोई वर्ग लें हम 1 इकाई का, मतलब ऐसा वर्ग लें जिसकी ये सब प्रत्येक भुजा कितनी है, 1 की, तो इसका जो विकर्ण है, ठीक है, वो भी क्या होगा, √2 का, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज। तो वही बात आ गई ना, चाहे वर्ग कह दीजिए चाहे समकोण त्रिभुज कह दीजिए, बात तो एक ही है, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण भी क्या होता है, 90 डिग्री का। तो इसी बात को लेकर हम क्या करेंगे भाई, संख्या रेखा बनाएंगे। तो चलिए देखो, मैं √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करके आपको बताता हूं। अब ध्यान से समझ लेना भाई, मैं क्या करूंगा, पहले दिन को हटा देता हूं। चलिए अब देखिए, इसको निरूपित करने के लिए सबसे मैंने एक स्केल लेके आता हूं। अरे भाई ऐसे नहीं भाई, स्केल मैंने ये ले लिया भाई, और एक लाइन खींचता हूं। देखिए ये मैंने संख्या रेखा बना दी भाई, और ध्यान रखना संख्या रेखा के दोनों सिरों पर इस तरह से आप तीर का निशान लगाएंगे। इसका मतलब ये बाईं तरफ ऋणात्मक मतलब घटती जाएगी एक एक स्टेप के साथ, और दाईं तरफ बढ़ती जाएगी, और मध्य में क्या लेते हैं हम, एक अंक लेते हैं 0। ठीक है, मध्य में 0। ठीक है, और इसको किससे व्यक्त करता हूं, O से। ठीक है, ओरिजिन, मूल बिंदु। अब मैं क्या करूंगा, जैसे पैमाने के हिसाब से, आप जैसे पैमाना है, आप इसके लेकर एक लाइन खींच लीजिए, उसके मध्य में 0 लिख लेते हैं, फिर एक एक के बाद आप इस तरह से अंक जैसे यहां लिख देंगे ना, ये 1 है समान दूरी पर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसी तरह यहाँ 1, -1, -2, -3, -4, इस, ठीक है, और ये -5। जैसे ये 1 है भाई, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसी तरह ये -1, -2, इस बिंदु को कहेंगे -3, -4, ये -5। ये आपकी संख्या रेखा हुई ना। अब मैं क्या करता हूं कि O से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब आप पैमाने से कर रहे हैं ना, तो इकाई दूरी पर लंब खींचता हूं 1 का। मैंने अभी तो बताया ना, ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका आधार 1 हो, लंब 1 हो। तो देखिए यहां मैं लंब खींचता हूं, आप चांदी की सहायता से लंब खींचना।
अब देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण हो गया ना, आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, देखिए 90 डिग्री का हो गया ना। तो अब मैं 1 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, खींच दी नहीं भाई। और अब इसको मैं मिला देता हूं भाई, देखिए सही बनाया, जैसे 45 का ही आना चाहिए, देखिए 45 का ही कोण आना चाहिए ना, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, तो 45 का ही आना चाहिए कोण, और 45 का ही आया, इसका मतलब हमने सही खींचा है। तो देखिए ये 1 का है, ये भी 1 का है, इसलिए ये कितने का हो जाएगा, √2 का। इसका मतलब अगर मैं इस बिंदु को ए मानूं, चलिए कलर चेंज कर देता हूं, और इसमें कौन सा कलर लूं, चलिए पीला जमेगा क्या, नहीं काला ले लेता हूं, चलिए इसको, इस बिंदु को क्या लिख देता हूं, ए, इस बिंदु को क्या लिख देता हूं, बी, ठीक है। तो मैंने क्या लिया था भाई, इसको हटा देता हूं स्केल को, देखिए इसमें ओ ए बराबर 1 इकाई 1 यूनिट लिया था, ठीक है। इसी तरह ए बी को भी क्या लिया था, 1 इकाई लिया था। अब इसका जो कर्ण है वो ओ बी कितने का है, √2 का। अब मैं क्या करूंगा, क्या करना है आपको कि प्रकार लेनी है, प्रकार लेकर एक सिरे को, जो उसका नुकीला सिरा है उसको रखिए ओ बिंदु पर, और जो पेंसिल वाला है उसको रखिए बी बिंदु पर। जब मैं प्रकार में इसको भरूंगा तो ये √2 लंबाई का होगा, और उसको इस तरह से डॉट डॉट करते हुए, और डॉट डॉट करते हुए देखिए इस तरह से ले आइए। चलिए दोबारा से मैं बता देता हूं सही ढंग से, ठीक है, डॉट डॉट करते हुए इस तरह से। तो इस बिंदु पर देखिए, वैसे भी देखिए यहां 1.5 होता, यहां कितना होता है 1.5, तो 1.5 से जरा सा कम है। तो ये बिंदु, अगर मैं इस बिंदु को ध्यान रखना, जो अब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, इस बिंदु को अगर मैं क्या कहूं, P बोलूं, तो ध्यान रखना ये O भी सर 2 का था, तो OP किसके बराबर है भाई, OB के, तो OP भी कितनी का होगा, √2 का होगा। अतः जो बिंदु P है, अतः बिंदु P संख्या रेखा पर किसको व्यक्त करेगा, √2 को व्यक्त करेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि √2 का मान क्या होता है, √2 बराबर क्या होता है, 1.414 डॉट डॉट डॉट। देखिए 1.5 तो इस जगह पर था, तो उससे थोड़ा कम है, ठीक है। तो बात आ गई ना। तो हम गणित का प्रयोग करके, रेखा गणित का प्रयोग करके, और अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि हम किताब के हिसाब से चलें, उसने वर्ग बनाया था, उसने क्या किया था, इकाई, उसने क्या किया था, इस तरह से वर्ग बनाया था, इकाई इस तरह से ये वर्ग बनाया था, है ना। तो और ये भी 1 रखा था, ये भी 1 रखा, तो बात तो वही आ गई ना। तो वर्ग बनाने की जरूरत नहीं है, आप समकोण त्रिभुज से काम चला सकते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि क्या आप √3 को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं? चलिए अगला प्रश्न मैं जैसे लिख देता हूं, √3 को संख्या रेखा पर व्यक्त करिए या निरूपित करो। तो कैसे, उसी तरह से भाई एक स्केल लें भाई, स्केल से मैंने क्या है, संख्या रेखा को बना दिया भाई, और फिर यहां देखिए ये इस तरह से। अब क्या किया भाई, देखिए यहां बीच में मैंने मध्य बिंदु, और इसको 0 या O कहें, फिर समान दूरी पर यहाँ 1, फिर
2 3, ये 4 5, इस तरह से आप अंकित कर लें। बाईं तरफ भी -1 -2 बराबर दूरी आप पैमाने से करें, क्योंकि मैं वैसे ही अंदाजन कर रहा हूं, इसलिए आपको कुछ अच्छा ना लगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान रखिए भाई। देखिए √3 को व्यक्त करने के लिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कैसे √3 आएगा, कि सबसे पहले √3 कब आएगा, आप ध्यान है कि √3 लाने के लिए आप देखिए कि हमें √2 का वर्ग करें। भाई 3 कब आता है, 3 कब आता है, इसको हटा देता हूं। चलिए 3 कब आता है, जब 2 + 1। अब चूंकि ये तो समकोण त्रिभुज है, तो √2 कब आएगा, जब √2 का वर्ग करूंगा, और 1 कब आएगा, जब 1 का वर्ग करूंगा। तो इसलिए मुझे आधार कितने का रखना पड़ेगा, √2 का, और लंब कितने का रखना पड़ेगा, 1 का। तो आप किताब की तरह नहीं, मैं दूसरी विधि से बता रहा हूं। तो क्या करूंगा भाई, सबसे पहले आधार √2 का बनाऊंगा। अब √2 का आधार तो यार खिंचता नहीं है, तो उसी तरह से जो पहले प्रक्रिया बनाई थी, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं पहले √2 को संख्या रेखा पर लाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, 1 पर इकाई अंक लंबाई का मैंने क्या खींच दिया, लंब, और फिर इसको मिला दिया भाई ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा √2। आपको पता ही है, जैसे स्याही फिर बदल लेता हूं, ये A बिंदु था, ये बिंदु क्या था, B। अब मैंने प्रकार को कहां रखा, B बिंदु पर, और इसी तरह डॉट 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 करके इसको खींच लाए, जो चाप भर के नहीं, इस तरह से घुमा के ले आए। ठीक है, तो ये बिंदु क्या आ गया मेरा P। तो P बिंदु किसको व्यक्त कर रहा है भाई, √2 को। तो अब ध्यान रखना भाई, OP, OP तो √2। अब मैं क्या करूंगा, P बिंदु पर इकाई अंक का फिर लंब खींचूंगा, इकाई लंबाई का। देखिए भाई, अब P बिंदु पर खींचिए भाई, इकाई लंबाई खींच दिया, और इस बिंदु को मान लिया मैंने Q। अब OQ को मिला दीजिए, OQ को अगर मैं मिलाऊंगा तो OQ कितने का होगा, देखिए OQ को अब गणितीय रूप में देखें। अब OQ कितने का होगा भाई, देखिए OQ² बराबर क्या होगा, OP² + PQ²। तो OP कितने का है, √2 का, तो √2 का वर्ग प्लस PQ कितने का है, 1 का वर्ग। ठीक है, तो देखिए √2 का वर्ग 2, और ये 1 का वर्ग 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3। तो OQ बराबर क्या हो जाएगा, 3 का वर्गमूल, अर्थात OQ कितने की हो जाएगी भाई, √3 की। अब मैं उसी तरह करूंगा कि Q पर प्रकार रखकर, देखिए एक प्रकार का बिंदु O पर, और एक जो पेंसिल वाला जो नुकीला सिरा है वो कहां रखेंगे, Q पर, और इस तरह से चाप भरते हुए इसको खींच दीजिए, और यहां आके व्यक्त करेगा। और इसको मैं क्या मान लेता हूं, चलिए R बिंदु, इस बिंदु को क्या मान लेता हूं, R बिंदु। तो जो R बिंदु है, ठीक है, ये R बिंदु, तो इसमें OR किसको व्यक्त करेगा, √3 को। तो यहां लिख देता हूं, संख्या R बिंदु, R बिंदु संख्या रेखा पर √3 को व्यक्त करेगा। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम चलते हैं प्रश्नावली 1.2। ये प्रश्नावली 1.2 है भाई। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैंने पहले ही लिख लिए, क्योंकि देखिए इसके जो प्रश्न है, दो प्रश्न दे रखे हैं आपके। 1.1 में 2 प्रश्न है, 1.2 में 2 प्रश्न है। दो प्रश्नों से कुछ होता नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा उदाहरण इसमें लिए। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या
एक वास्तविक संख्या होती है। भाई मैंने बताया ना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या किसका समुच्चय, किसका समूह है, किसका कलेक्शन है। वास्तविक संख्याएं किसको बोलते हैं? परमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को मिलाकर, मतलब जितनी भी परमेय संख्याएं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, इन सबको मिलाकर इनके समूह को, इनके समुच्चय को क्या कहा जाता है? ठीक है भाई, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सभी परमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। मैंने आंसर नीचे लिख दिए हैं, आप नोटबुक में लिख देना। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, ये गलत बात है भाई। प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता, क्योंकि वास्तविक जो संख्या रेखा होती है, जो संख्या रेखा होती है, उस पर सभी प्रकार की परमेय और अपरिमेय संख्या व्यक्त होती हैं, जो जरूरी नहीं कि √m के प्रकार की हो। ठीक है, तो पढ़ लेना इसमें से। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, जरूरी नहीं भाई, देखिए ध्यान से पढ़िए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, बिल्कुल गलत बात है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो, यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो एक परमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकता है, कोई सी हो सकती है। तो हमेशा अपरिमेय हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में तो परमेय संख्या भी होती हैं। ठीक है, अब प्रश्न संख्या देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो भी धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण वर्ग संख्याएं, उनका जो अंडर रूट होता है वो परमेय संख्या होता है। जैसे √4 है, उसका मान 2 होगा। √9 है, उसका मान 3 होगा, 3/1 लिख सकते हैं। इसी तरह √16 है, इसका मान 4/1 हो जाएगा। √25 है, इसका मान 5/1 हो जाएगा। √169 है, इसका मान 13/1 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, केवल अभाज्य संख्याओं के तो श्योरिटी से कह सकते हैं हम। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, उनके वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होते हैं। जैसे √1, √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं। और अंडर रूट में तो ये हमेशा और हमेशा, कोई भी परीक्षण कर लीजिए, ये क्या होंगी भाई? अपरिमेय होंगी। आप देखिए √5 को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करें? ये प्रश्न संख्या आपकी 3 थी, तो आप सोचिए 5 कब आएगा? 4 + 1। देखिए यूं सोचिए, 5 कब आने वाली है? 4 + 1। 4 किसका वर्ग है? 2 का, और ये 1 का वर्ग। तो सीधी सी बात है, लंब को हमेशा 1 रखना है आपको, और आधार कितना रखना है? 2। हो गया ना काम? तो मैं अब क्या करूंगा? इसको व्यक्त करूंगा और क्या करूंगा? तो देखिए संख्या रेखा बनाने के लिए उसी तरह भाई मैंने एक लाइन खींच दी, दोनों सिरों पर मत भूल जाना क्या। चलिए इसको हटा देता हूं। तीर का निशान लगाना, मध्य में O लिखिए, जिसे ओरिजिन या मूल बिंदु या 0 कहते हैं। फिर समान दूरी पर बिंदु अंकित कीजिए, 1, 2, 3, 4। आप स्केल लेकर बनाए भाई। और फिर ये 5। इसी तरह इधर को -1, -2, -3, -4। ठीक है, -5 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए मैं क्या करूंगा कि इसको हटा देता हूं भाई। अरे भाई हट जाओ यार। अब क्या करूंगा भाई, यहां कोई बिंदु लूंगा, ए ले लेता हूं। ठीक है, तो OA बराबर क्या लूंगा? 2। तो ए बिंदु पर क्या करूंगा? मुझे लंब बनाना है। कितनी इकाई लंबाई का है? 90 बना भाई, 90। ठीक है, और इसको अब मैं मिला देता हूं। अरे इससे क्यों? अरे इससे मिला देता हूं। ठीक, तो ये 2 है भाई, ओ ये 2 है, और ये अगर बी बिंदु है तो AB
लंब है वो कितना है 1। तो पाइथागोरस प्रमेय से भाई ओ बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए कितना है 2, तो 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4 और प्लस 1 बराबर 5, इसलिए ओ बी कितने का हो जाएगा √5 का 5, ठीक है ना। ओ बी स्क्वायर बराबर 5 है तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा √5। तो ये कितने का हो गया भाई 4 + 1 बराबर √5 का। आप प्रकार लीजिए, उसकी जो लोहे वाला शार्प पॉइंट है ना, उसको तो ऊपर रखिए और पेंसिल वाले बिंदु को कहां रखिए बी बिंदु पर, और इस तरह से एक चाप खींचते इसको खींचते हुए ले आइए। अब चूंकि मैं तो पेंसिल से खींच रहा हूं वैसे ही, तो इस तरह से वो चाप कहां आएगा भाई इस जगह, और इस बिंदु को मैं क्या मान लेता हूं अलग से, क्या मान लेता हूं, चलिए पी बिंदु मान लेता हूं, ठीक है। तो ओ पी होगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए भाई ओ बी किसके बराबर है ओ पी के, क्योंकि उसी चाप को मैंने खींचा है। अब चूंकि देखिए ओ बी को चाप लेकर मैंने खींचा है, तो पी बिंदु अर्थात मैं कहूं ओ पी की जो दूरी है वो ओ बी के बराबर होगी। तो ओ पी बराबर होगा ओ बी के, जो किसके बराबर होगा √5 के। तो पी बिंदु संख्या रेखा पर √5 को व्यक्त करेगा। ठीक है भाई, तो इसी के साथ ये प्रश्नावली हुई खत्म। तो मैं आशा करता हूं आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो दोबारा से इसको पूरा वीडियो देख लेना और अपनी नोटबुक में इसको आप नोट कर लेना। और हाँ, अपने साथियों को यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या में देखेंगे मुझे भी थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी कि यार तेरे वीडियो देखे जा रहे हैं, क्यों ना और बना वीडियो। तो ये थोड़ा सा बूस्टिंग डिवाइस होता है, बाकी की मुझे व्यावसायिक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि भाई मैंने जब मोनेटाइज ही नहीं करा रखा है तो उसे मैं आए तो क्या लूंगा भाई, ठीक है। तो आप इस और तो ध्यान देना मत, बाकी की अब आपकी मर्जी। अगर पसंद आया है तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, सगे संबंधियों के साथ इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, और हो सके तो एक प्यारी सी कमेंट लिख देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।